Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next test. And this test took place on 6th November 2022 and it was our first shift test. तो देखेंगे इस हरियाणा CET के एग्जाम को। आप लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमारे सामने कौन सा आया था? वो आया था सेकंड शिफ्ट का पेपर और उसके अंदर कुछ गलतियां थी, टाइपोग्राफिकल एरर्स थे। तो उसी तरीके के एरर्स इसके अंदर भी दिखाई दें तो हमें वो भी समझने हैं। दूसरा, हमें क्या करना है, हमें उनसे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। हमें क्या करना होता है, केवल और केवल इनके उत्तर नहीं देने होते। एक तो प्रश्न दिया गया है, हम उसका आंसर देकर छुटकारा पा लें, वो तो एक छोटा सा काम हो गया। एक हमें क्या करना है, यहां पर कोई गलती आती है तो उससे भी सबक लेना है और उससे अपने आप को तैयार करना है। मजा जब आएगा जब आप किसी का इलाज कर देते हो, वो नहीं ये पता चले कि ये बीमारी होती ही क्यों है, उसका निवारण किया जाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सेट को। तो देखेंगे इसमें पहली स्टेटमेंट, rearrange the following parts of a sentence labeled as PQRS to make a meaningful sentence। अब यहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है बेटा, एक सेंटेंस दिया गया है, उसके टुकड़े किए गए हैं। हमें वो जंबल्ड वे में दे रखे हैं, वो मिसमैनेज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में दे रखे हैं। अब हमें उनको ऑर्डरली लगाना है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन तैयार करनी है। तो ध्यान देंगे, पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड, यहां पर एक कंजंक्शन आई एंड लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता। एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, बेटे पी और आर इकट्ठा हमारा आ सकता है। दूसरी बात, लेट्स रियलाइज दैट द प्रिविलेज, हम शुरू कर सकते हैं अपने क्यू से भी। द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, ये गलत हो गया। टू वर्क इज ए गिफ्ट, और यहां पर दिया गया है द। अब यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी सीध बांध के मत चलिए बेटा कि हमें तो ऊपर से ही नीचे तक लेकर जाना है। बेटे आपके जो ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, इनको बीच में से भी उठा सकते हो, नीचे से भी उठा सकते हो, ऊपर से भी उठा सकते हो, शुरू से भी उठा सकते हो, एंड से भी उठा सकते हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें लॉजिकली और रीजनिंग बेसिस पे इन्हें कंसिडर करके चलना चाहिए अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हो तो। अब जैसे ही हमने देखा यहां पर द आर्टिकल दिया गया है, इस द के बाद हमें किसकी जरूरत है बेटे, नाउन की। नाउन कहां है अब वो देखते हैं। द यानी आर तो आ नहीं सकता, एस आर कहीं पे दे रखा है तो वो गलत है, एक हमारा एलिमिनेट हो गया। एस आर यहां पर दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो बच गए। अब द लेट, द और लेट नहीं जुड़ सकता हमारा, यानी एस हमारा क्यू के साथ भी नहीं जा सकता, कहीं पे एस क्यू है, एस क्यू इसने दे नहीं रखा। दूसरा, द किसके साथ आएगा, पावर के साथ, यानी एसपी। अब ये देखिए एसपी कहां पर इकट्ठा है, इसमें एसपी नहीं आया, एलिमिनेट हो गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, सी। अब देखो हमने बगैर पढ़े इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो ये जो ग्रामर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आप इनको एक बार थोड़ा सा तरीके से समझ लो तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसको पढ़ के देख लेते हैं। लेट्स रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज ए गिफ्ट, फिर कहता है द पावर टू वर्क इज ए ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, क्या है बेटा, वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस दिया जाएगा तो पैसिव बनाना है, पैसिव दिया जाएगा तो एक्टिव बनाना है। इसका सबसे साधारण तरीका होता है बेटे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नामक टॉपिक के तहत वॉइस और नरेशन आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। अब इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए, मोटी सी बात होती है। बी का वही रूप पैसिव में आएगा जो एक्टिव में वर्ब का रूप दे रखा है। अगर एक्टिव के अंदर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो पैसिव बनाते समय बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऊपर एक्टिव में सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में बी की सेकंड लगा दो। अगर एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में बी की थर्ड फॉर्म लगा दो। और लास्ट पॉइंट, अगर वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाए यानी V1 ING आ जाए तो पैसिव में बीइंग लगा दो। और ऊपर जितनी भी वर्ब्स आई थी उनको किस में बदलना है, हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है। ये बन गया पैसिव वॉइस।
अब अपने सेंटेंस को समझते हैं। ब्रिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अ कप ऑफ कॉफी इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। बच्चे कहते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है बेटे यू। यू ऐसा क्यों, अब उसे भी समझो बेटे। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हो। तो बेटे यहां पर फर्स्ट पर्सन ने बोला है और सेकंड पर्सन ने सुना है, तो यहां इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, सेकंड पर्सन। आप क्या कहते हो, ओपन द डोर किससे कहा, यू से। सिट डाउन किससे कहा, यू से। कम इन किससे कहा, यू से। प्लीज लिसन टू मी किससे कहा, यू से। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है बेटे वो क्या है, हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज्ञा सूचक वाक्य वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रिटी, सजेशन, प्रपोजल, कमांड आदि आ जाता है। अब इसको पैसिव में बदलने के बेटे 3 तरीके हैं जो खास तरीके होते हैं। सबसे पहला आप क्या लगाते हो, लेट का प्रयोग करते हो। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्या कहते हो, लेट मी गो। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, और वहां पर हम बी लगा देंगे, पैसिव बनाना है तो, क्योंकि लेट के बाद तो बेस फॉर्म आएगी, और जब वो बेस फॉर्म आ चुकी बी, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बन गया पैसिव। लेट अ कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट, एक बन गया बेटा। दूसरी बात, अब मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो मुझे जरूरत है इसलिए कहा मैंने आपको। जब मुझे जरूरत है इस बात के लिए कहा है, तो यहां उसको जरूरत को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है बेटे, जिसको आप क्या कहते हो, शुड। और बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो आप क्या कहते हैं, मस्ट, ये होता है। दूसरा हम बनाएंगे अ कप ऑफ कॉफी शुड बी ब्रॉट, ये बन जाएगा। तीसरी बात, हमने ये किसको एड्रेस किया था, यू को एड्रेस किया था। यू को एड्रेस किया गया तो यू से भी बना सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यू के साथ बी का कौन सा रूप लगेगा, आर, यू आर। अगर आदेश वाला बोध है तो क्या दे देंगे, ऑर्डर्ड लगा देंगे, और अगर साधारण रूप से कहा गया है तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, ये बन जाएगा। अब हमारे पास तीनों हैं। पहले को हम देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ही तो आ नहीं सकता, एक हमारा एलिमिनेट हो गया। जो एलिमिनेट हो जाता है बेटे उसको पूरे को काट देना। दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड, बेटे रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग जब करना चाहिए जब यहां पर प्लीज या काइंडली दिया गया होता, तो हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। लेट अ कप ऑफ कॉफी, अब यहां तक हमारे दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, अलाइक हैं, यूनिफॉर्म एटीट्यूड या मीनिंग या मैसेज लिए हुए हैं। तो आगे देखना है, जहां डिफरेंस है वहीं पे एरर है। अब लेट के बाद तो बेयर इंफिनिटिव आता है, बेयर इंफिनिटिव तो ये बना क्योंकि ये बेस फॉर्म है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट वाली आ गई, पास्ट फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस की, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, लेट अ कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट, वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। अब हमने यहां से शुरू किया, वन के साथ एक प्रेपोजिशन आया ऑफ। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। जब कभी भी ये ऐसे आ जाता है तो बेटे कईयों में से एक होता है, यानी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, और प्रोनाउन आएगा तो वो भी प्लूरल आएगा। अब नाउन अगर आएगा तो बेटे उससे पहले आर्टिकल लगा होगा, और अगर प्रोनाउन आएगा तो आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। मेरे भाई में से एक दिल्ली जा रहा है, मेरे भाई में से एक होता है या मेरे भाइयों में से एक होता है, तो वन ऑफ माई ब्रदर नहीं, वन ऑफ माई ब्रदर्स। अब बच्चे कहते हैं आपने थोड़ी देर पहले कहा था नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा, अगर आर्टिकल ना आए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, क्योंकि वो आपके रिलेशन को शो करता है। मैं कहता हूं वन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी में से एक, तो गलत हो गया, विद्यार्थियों में से वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द पॉलिटिशियंस, इस तरीके से आ जाएगा। तो बेटे वन ऑफ आया तो यहां द आर्टिकल आया, तो यहां नाउन है, ये नाउन है तो ये प्लूरल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टेट्स। हमें एरर यहां पर मिल गया। अब क्योंकि हम बात एक की कर रहे हैं तो आगे वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन आएगी। वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड, वाज आगे भी क्या आया, वाज राजकोट, वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। अब यहां पर
विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था, इन विच किसके लिए आया, स्टेट्स के लिए, और वन ऑफ के कारण क्या आ गया, वॉज ऑफर्ड, ये बन जाएगा। तो हमारा एरर बना ए के अंदर। अब जैसे ही हमने वहां पर ए को देखा, बच्चे एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, आंख बंद करके यहां टिक कर देंगे और वो फंस गए। एग्जामिनर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स में हमारे साथ क्या करता है, खेल खेलता है। उसने क्या किया, वहां पर तो ए दिखाया लेकिन यहां बी लिख रखा है, हमारा ए इस पोजीशन पे है। तो ऐसा ना हो वहां चुनते ही आप फटाक से अपना ये टिक कर दें, ऐसा मत करना। पहले ये देखना कि वो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मेंशन्ड है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, सी ऑप्शन, क्योंकि सी का क्या दे रखा है, ए दिया गया है। नेक्स्ट है बेटे कॉम्प्रिहेंशन। स्ट्रीट थिएटर। स्ट्रीट थिएटर क्या होता है बेटा, इसको कहते हो आप नुक्कड़ नाटक। ये नुक्कड़ नाटक क्या होते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए बेटे क्या खेले जाते थे, नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब आदि में क्या किए जाते हैं, सांग किए जाते हैं। उसमें कुछ कलाकार आते हैं, वो कोई सामाजिक या राजनीतिक या फिर नैतिक आधार पर कोई बुराई है उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रीट थिएटर क्या है, नुक्कड़ नाटक। इन इंडिया, भारत के अंदर नुक्कड़ नाटक इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। हमारी जो प्राचीन जितनी भी कला के रूप हुए हैं उनमें से एक बहुत ही सुव्यवस्थित भी कह सकते हैं और सुस्थापित भी कह सकते हैं। वो कौन सी है बेटे, स्ट्रीट थिएटर। ये अति प्राचीन कला है जिसको पुराने समय से लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए यूज में लाया जा रहा है। फिर कहता है डिस्पाइट, एक बात का ध्यान रखना, एग्जामिनर ओवर स्मार्ट बनता है एरर्स के टॉपिक में, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देता है। डिस्पाइट का मतलब है कि बावजूद। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो इसको रिप्लेस करना हो तो क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ नहीं आता। दूसरी बात, जब कभी भी डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ आ जाए इसके बाद कोई वर्ब लगानी हो हमेशा जेरंड आएगा, यानी V1 ING, वर्बल नाउन। डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन, अब ये प्रोलिफरेशन क्या है बेटे, जो सडन इंक्रीज है, हाइक है, रेज है, किसी चीज को अचानक बढ़ोतरी मिलती है, कोई चीज बढ़ती है। अब कहता है बढ़ोतरी के बावजूद, किस चीज की बढ़ोतरी बेटा, ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। मनोरंजन यानी अम्यूजमेंट के, एंटरटेनमेंट के, और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के जितनी भी हमारे साधन हैं, आधुनिक साधन हैं, उनमें एकदम से जो बढ़ोतरी होने के बावजूद स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज, जो हमारे नुक्कड़ नाटक हैं वो लगातार जारी हैं, टू फ्लरिश, क्या हो रहे हैं, वो अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं इन इंडिया। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो स्ट्रीट थिएटर है वो एक संप्रेषण के माध्यम के रूप में हैज फॉर सेंचुरीज, सदियों से क्या करता है, बीन प्रोपगेटिंग रिफॉर्म्स। प्रोपगेटिंग मतलब प्रसार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, किसका, रिफॉर्म्स का, सुधारों का। बाय हाईलाइटिंग, किस चीज के ऊपर प्रकाश डालते हुए, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके। अब ये किस प्रकार के, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर क्या करता है, प्रकाश डालता है और सुधार लाता है। और ये कहाँ के हैं, इश्यूज प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, प्रिवेलेंट हैं। अनलाइक, कॉन्ट्रेरी टू, ऑपोजिट, के विपरीत, इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों के विपरीत यहां पर बात करें बेटा, इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस। पुराने समय में क्या था, इसकी परफॉर्मेंस कहां तक थी बेटे, मुख्य रूप से आपके गांव तक रहती थी। लेकिन जैसे जैसे ये साधन आते गए तो लोगों ने क्या किया, प्रचार प्रसार भी करना शुरू किया, ये शहरों में भी आए। लोग वहीं तक सीमित होते थे क्योंकि वे लोग अपने मस्ती कहां ढूंढा करते थे, इन छोटी छोटी चीजों में। शहर विकास के केंद्र माने जाते थे। अब कहता है अनलाइक इन द ओल्डन डेज के विपरीत बेटा, इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। अब ये कहां तक सीमित नहीं था बेटा, ये विलेजेस तक, ग्रामीण परिवेश तक, और फिर जो छोटी मोटी लोकेलिटीज हैं, मोहल्ले हैं शहर के, वहां तक सीमित नहीं था, प्रतिबंधित नहीं था। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस, ये जागरूकता लाते हैं ओवर ए पर्टिकुलर इश्यू, किसी विशेष मुद्दे के ऊपर, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो कि लोगों के संज्ञान के लिए, महत्ता के लिए जाना जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लोगों के संज्ञान में लाना है तो वहां पर कौन आता है, ये चीजें
उन तक ये पहुंचाती है, मैसेज कन्वे करती है। अब आया हमारे पास पहला प्रश्न, इन olden days street theater dash villages or small localities of the city। अब यहां पर आपने क्या पढ़ा था, पुराने दिनों में इट वॉज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू, वहीं तक सीमित नहीं था, ये शहरों में भी जाता था, छोटे मोटे मोहल्लों तक नहीं होता था, ये पुराने वहां तक भी जाया करता था। क्यों जाया करता था? उस समय तक हमारे पास इतने साधन नहीं थे जितने कि आज हैं, मॉडर्न टाइम पे हैं। मॉडर्न टाइम पे तो हमारे पास क्या आ गई है बेटे, टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए शहरों वाले क्या हो गए, सोफेस्टिकेटेड। लेकिन पुराने समय में ये नहीं थे, तो पुराने समय में ये गांव तक सीमित नहीं था, बाहर भी निकलता था। हालांकि उनके पास मनोरंजन के गांव से बेटर साधन थे, लेकिन मॉडर्न नहीं थे, टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली एडवांस्ड नहीं थे। तो हमारा एंटरटेन्ड गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया। वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू गलत हो जाएगा, वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आ जाएगा, वॉज ओपनड टू गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, सी। अगर यहां होता ना सिटीज, बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन्स, तो हम वॉज ओपनड वाली सेंस में कर देते कि वहां तक खुले हुए थे। दूसरी बात, स्ट्रीट थिएटर डैश, यहां पर यहां एक शब्द आया था हमारा पैराग्राफ के अंदर, मींस, शायद आगे आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे हम। ये आ गया मॉडर्न मींस, मींस जो शब्द आया था। मींस का प्रयोग जब आप साधनों वाली सेंस में करते हैं तो ये सिंगल यूनिट माना जाता है बेटा। जैसे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो यहां इज भी लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं तो आर लगाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी धन संपत्ति के लिए, सस्टेनेंस आदि के लिए, तो ये प्लूरल में ही आएगा। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो आधुनिक माध्यम है, तरीके हैं किसके बेटे, मनोरंजन के और संप्रेषण के। डैश स्ट्रीट थिएटर हेल्प्स एस्टेब्लिश स्ट्रीट थिएटर, बेटे वो गलत हो गया, वो हेल्प नहीं करते इसको एस्टेब्लिश करने में, ये तो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। डज अफेक्ट, प्रभाव डालते तो हैं, डज अफेक्ट लिखा तो इसका मतलब है डालते तो हैं, लेकिन परिणाम उल्टा निकलता है, गलत हो जाएगा। क्योंकि डज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब किया जाता है बेटे, जब उस चीज का परिणाम विपरीत निकलता हो। आई डू ईट फूड, खाना खाता तो हूं, बट इट इज नॉट असिमिलेटेड टू माई बॉडी, शरीर को लगता नहीं है। डज नॉट अफेक्ट गलत हो जाएगा, गिवन नोवेयर, क्या आ जाएगा, हेल्प्स पॉपुलराइज, ये उसको पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में सहायता करते हैं। क्योंकि पहले वो काम कैसे होता था, सरल तरीके से, अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया उसकी गति को, ये आ जाएगा आपका। आगे क्या है बेटा, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, बेटे जो नुक्कड़ नाटक हैं वो अक्सर क्या करते हैं, डैश विद, डज नॉट डील विद, अरे डील करते हैं भाई, डज नॉट तो आ ही नहीं सकता। इज डिस्टेंस्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इज परफॉर्म्ड, हाँ बेटा क्या आ जाएगा, डील्स विद, इट डील्स विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये बात आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटे, डू नॉट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। अब दैट आर प्लांटिंग नहीं, दैट आर प्लांटेड होना चाहिए था, जो किए जाते हैं, बोए जाते हैं, या तो वो होना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। अब ये एक मैसेज दे रहा है, डू नॉट जज ईच डे, प्रत्येक दिन को जज मत करो, बाय द हार्वेस्ट, उस फसल से, उस परिणाम से, यू रीप जो आप काटते हैं, बट बाय द सीड्स, लेकिन उन बीजों को देखो, यानी उसके पीछे जो आपने काम किया है उसको देखो, जो आप करते हो, यानी ये तो नेचर की बात की गई है, ह्यूमन नेचर की, जैसा करोगे वैसा पाओगे, एज यू साओ सो शैल यू रीप, साओ वेल रीप वेल, और यू कैन सिंपली से द चिकन्स कम होम टू रोस्ट, अपना किया अपने आगे आता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो ये वही बात कही गई है। दैट यू प्लांट, बेटे द सीड्स दैट यू प्लांट हो सकता है हमारा, दैट विल बी आया तो बेटे प्लांटेड होना चाहिए, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। व्हेन टाइम की तो बात ही नहीं है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन, दैट यू प्लांट। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर, जो लड़का जिसके लाल बाल हैं वो मेरा भाई है, फ्रॉम तो गलत हो जाएगा बेटा। फ्रॉम का प्रयोग से वाली अर्थ में किया जाता है, और कब किया जाता है, इमर्जिंग प्लेस की बात करते हो, ओरिजिन वाली जगह की बात करते हो, जहां बिगनिंग होती है वहां की बात करते हो। ऑफ होता है बेटे काके की वाली सेंस में, पोजेशन को दिखाने के लिए, और वैसे फ्रेजल वर्ब्स के साथ यूज किया जाएगा।
फॉर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? विद। और अगर उसने कपड़े पहने होते वैसे तो हम लिखते इन रेड, इन व्हाइट। अगला बेटे डिस्पाइट, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी जब हमारा पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, डिस्पाइट आया था, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात आप लोगों के साथ साझा की गई थी कि डिस्पाइट के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा जेरंड आता है, ये जेरंड भी आ गया। डिस्पाइट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बेटे बहुत सारा धन खोने के बाद, बावजूद, इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, जब आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उसमें बहुत सारा धन संपत्ति बर्बाद करने के बावजूद सुरेश रिमेन्ड, सुरेश बना रहा। क्या यानी और कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, उसके बावजूद उसे कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बावजूद उसने अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखा, उसे कोई अफसोस नहीं हुआ, इस तरीके की बात आएगी। अब यहां पर आया अनफिजल्ड, ये फिजल क्या होता है? जो एक हिसिंग साउंड होती है, स्विसिंग साउंड होती है, जैसे आपके कुकर की विसल करती है, या फिर आप जैसे ही गर्म तवे के ऊपर पानी छिड़क देते हो, सिजलिंग साउंड होती है, ये अनफिजल्ड, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है। अनफेज्ड, अनफेज्ड का मतलब है कि उसने अपने आप को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखा, इसका मतलब नॉट वरीड और नॉट शॉक्ड, वो आ जाएगा, ये हो सकता है हमारा। अनफेस्ड, फेस मुकाबला करना, सामना करना होता है, अनफेस्ड कुछ बना नहीं, गलत हो गया हमारा, ये दो एलिमिनेट हो गए। अनफेस्ड, इसका स्पेलिंग एरर है बेटे, टाइपोग्राफिकल एरर है, गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, अनफेस्ड, ये बन जाएगा। शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स, क्या है बेटे? नरेशन। नरेशन को आप क्या कहते हैं? ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक पार्ट होता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से हम वाक्य के रूप को परिवर्तित करते हैं बिना उसके अर्थ में कोई परिवर्तन लाते हुए। इसको अटेम्प्ट करने का भी साधारण तरीका है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहां पर इन्वर्टेड कोमास के भीतर यहां देखा करो, यहां पर क्या आया हुआ है बेटा? विल आया हुआ है। विल एक ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आपका सेंटेंस अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है वहां पर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो आप क्या लगाएंगे? दैट का प्रयोग नहीं करेंगे कंजंक्शन के रूप में, आप इफ या वेदर लगाएंगे। दूसरी बात, यहां एंड में देखा करो क्या पंक्चुएशन मार्क दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या करता है? आपके नजरिए को एकदम से टू द पॉइंट बात करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो दो प्रकार के वाक्य होंगे मुख्य रूप से, या तो ऑप्टेटिव यानी कामना सूचक जिसमें विशेष और ब्लेसिंग्स आती हैं। दूसरा, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया, होगा विस्मयादि बोधक। साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक है। फुल स्टॉप आया तो दो टाइप्स के हैं, या तो इंपेरेटिव यानी आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक, या फिर कौन सा है? असर्टिव यानी निश्चयवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक है तो यहां सैड को किस में बदलेंगे? शी asked me, wanted to know me, wondered me या inquired me, किसी को भी लगा सकते हो। हमने यहां सब में क्या लगाया है? asked का प्रयोग करना है साधारण में। अब यहां कहता है she has asked, ये गलत हो गया। she requested, बिल्कुल गलत हो गया। requested, ये भी गलत हो गया, ये तो चौथा ही बन गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। she asked her father, आगे क्या आया? कंजंक्शन if या whether। यहां पर ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। और जो सेकंड पर्सन आता है वो किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है तो फादर के अनुसार आया, हमने क्या लगाया? ही। और क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल, जब इसको साधारण बनाएंगे पीछे लेकर जाएंगे तो विल का हमने क्या बना दिया? वुड। और वुड हमारा क्या है? मॉडल। मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद आया मी। मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हर। और आगे क्या आ गया? स्वीट्स। और पीछे क्या लग जाएगा बेटे? फुल स्टॉप। बिल्कुल साधारण है। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बेटे इनमें जो सही स्पेलिंग दी गई है उसका हमें चुनाव करना है। सबसे पहला क्या आया आपका? न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस होता है, ये तो गलत हो गया हमारा, इसे एलिमिनेट कर देंगे। न्यूसेंस क्या है बेटे? जो हेडेक होता है, पेन होता है, इनकन्वीनियंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे न्यूसेंस कहते हैं। दूसरा आया प्रिविलेज, PRIVILEGE, ये प्रिविलेज होता है, जो ऑनर है,
यानी स्पेशल राइट होता है किसी चीज के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, या कोई स्पेशल एडवांटेज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रिविलेज, विशेषाधिकार जो है। ये भी गलत हो गया यहां पर, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फेमिलियर, FAMILIAR, बिल्कुल सही है, हो सकता है। यूजुअली, USULLY, यहां पर क्या आएगा, LLY, ये भी गलत हो गया हमारा, एलिमिनेट कर देंगे। आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप लिख कर देखेंगे रफ पेपर के ऊपर, लिखकर देखने से वो चीज वेरीफाई हो जाती है बेटे। आप कितने भी शातिर क्यों ना हो, जब आप जल्दी जल्दी करते हो तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट है बेटे, अ लिटिल नॉलेज और लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अब बेटे अक्सर आप एक बात कहते हो, नीम हकीम खतराए जान, जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज होता है वो नुकसान पहुंचा देता है। जैसे अभिमन्यु जी को था बेटे, उनको पूर्ण नॉलेज नहीं था। जब पूर्ण ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, शिकार हो गए थे। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा सोच कर चलना है। अब यहां पर क्या कहता है, डेंजरस का हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या है, विपरीतार्थक यानी ऑपोजिट। स्मूथ, स्मूथ क्या होता है बेटे, जो पूरी तरह से कैसा है, प्लेन है एक तरीके से, प्लेन इन द सेंस जिसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है, जिसमें जो जिगजैग्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट है, आपका लेवल्ड है, हॉरिजॉन्टल है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहता है इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब होता है बेटे हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब क्या है, जो नुकसान रहित है, हार्मफुल नहीं है। तो डेंजरस खतरनाक यानी हार्मफुल, तो ये हमारा 1% हो सकता है, फाइनल नहीं करेंगे अभी। डेविलिश, डेविल क्या होता है बेटे, जो राक्षस के लिए यूज करते हैं, क्रूअल के लिए यूज करते हैं, इविल के लिए यूज करते हैं, तो ये मॉरली जो बैड है उसके लिए यूज करते हैं, तो हमारा डेविलिश तो गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। प्लेन, प्लेन क्या था, जो मैदानी होता है, या पूरी तरह से प्लेन वर्ड्स में जो बोल देते हो साफ सफाई के साथ, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इनॉक्यूअस। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। अब यहां पर हमारे पास आया है लॉन्ग, और लॉन्ग के साथ क्या लगाया जाता है, फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है यार्न फॉर, पाइन फॉर। बेटे किसी चीज की तलब होना, किसी चीज की लालसा रखना, कामना करना, किसी चीज को चाहना, उसकी इच्छा को डिस्क्राइब करता है। अब यहां पर रिफ्यूज्ड, ये तो इनकार करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए, सिमिलर वर्ड चाहिए, क्लोज टू इट चाहिए। क्रेव्ड बेटे हो सकता है। शाउट चिल्लाने के लिए, गलत हो गया। फेल, अच्छा फेल हमारे दो होते हैं, एक होता है बेटे फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब है गिरना। एक होता है बेटे फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब है गिराना। तो ये तो हमारे गलत हो गए, क्या बन जाएगा, क्रेव फोर, पाइन फोर, लॉन्ग फोर, यार्न फोर, ये बन जाएंगे। अगला है बेटा पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर भी सही स्पेलिंग बतानी है। अब यहां चारों की चारों सेम दी गई हैं, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे इनको। अगर आपने चारों की चारों पढ़ ली तो आप फंस जाएंगे। आप एक को देखिए और फिर उसको लिखिए, और लिखने के बाद कंपेयर कीजिए। अब यहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज, अब सबसे पहली बात ये देखो कहां तक हमारे सेम हैं। ये तो इंट्यूशनल हो गया बेटा, यहां तक हमारे चारों के चारों सही हैं, सेम स्पेलिंग है। INTUIT होना चाहिए था, ये हमारे दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए अगर इंट्यूशन की बात करते तो। यहां आ गया इंस्टीट्यूशनल, अब यहां तक हमारे स्पेलिंग्स दोनों की दोनों पूरी तरह से सिमिलर हैं। इसमें सी तो लगता नहीं है, जेड लग सकता है या एस आ सकता है, हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, क्या बना देंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज, ये बन जाएगा। अगला है बेटा पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसके अंदर भी सही स्पेलिंग का चयन करना है। सजेशन, अब इसमें भी वही चीज है, लिख कर देखो या फिर कंपेयर करो कहां तक क्या है, सोचो। आप कहते हो SUGGESTION, SUG, अब यहां जी तक हमारे सारे के सारे सेम है बेटा। अब जी आना चाहिए था तो एक एलिमिनेट हो गया। GGES तक हमारे तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है बेटा। उसके बाद टी आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया बेटा। अब ये एस लगा दिया, रिपीट कर दिया, गलत हो गया बेटे, क्या आ जाएगा, ESTION, ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
तो बेटे ये था आपका पेपर आज के लिए। अगले पेपर में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार की समस्याओं के साथ। मैं पूरा प्रयास करूंगा और मेरी टीम भी पूरा प्रयास करेगी कि आपको एक एक चीज खोल के बताई जाए, ताकि 2-3 पेपर्स की सहायता से ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सके। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और गुजारिश वही है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स साझा करते रहिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करते रहिए, आपको जवाब दिए जाएंगे। तो इजाजत चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।